साथियों नमस्कार। साथियों, हम कई वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं कि वर्ल्ड मल्टीपोलर बनता जा रहा है, यूएस की दादागिरी कम होती चली जा रही है, डीडॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज एक ऐसी खबर आई है जो यूएस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। यूएस का जो सबसे बड़ा एलाई कहें या सबसे बड़ा जो उसका पालतू देश था वो था कनाडा। कनाडा वही करता था जो यूएस कहता था। आज कनाडा ने चाइना के साथ हाथ मिला लिया है। जी हाँ, हुआ क्या है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्ने, ये बीजिंग गए हुए हैं, चाइना गए हुए हैं और 8 साल बाद कनाडा का कोई पीएम चाइना गया है। सोचिए यूएस का कितना ज़्यादा प्रभाव रहता है कनाडा पर कि उसका पीएम चाइना तक नहीं जा पाता था, अब गया है और जाकर के डील्स करी हैं, और ऐसी डील्स जिनमें से एक भी डील यूएस को पसंद नहीं आएगी। जी, पूरी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो कनाडा के पीएम हैं वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रहे हैं, बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रहे हैं, तो आर्थिक स्थितियों को समझते हैं। उन्हें यह भी पता है कि यूएस किस दिशा में जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो कनाडा अपना 95% तक एक्सपोर्ट करता था यूएस में, अब उसने चाइना के साथ जाकर के हाथ मिलाया है। हुआ यह है कि यूएस ने कनाडा से यह कहा था कि देखो कनाडा, चाइना अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं दुनिया में बेच रहा है, लेकिन तुम इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मत खरीदना, तुम हमारे खरीदना। कनाडा ने कहा ठीक है, नहीं खरीदेंगे, इनके नहीं खरीदेंगे। तुम एक काम करो, टैरिफ लगा दो। तो कनाडा ने चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100% तक टैरिफ लगा दिया था कि हम तुम्हारा नहीं खरीद पाएंगे, महंगा कर दिया था। ठीक है, इधर कनाडा का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाइना में जाता था, चाइना ने कहा अच्छा तुम हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं बिकने दोगे, हम तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, हम इस पर टैरिफ लगा देंगे 85% तक। ये लो, नहीं खरीद रहे, क्या कर लोगे? तो दोनों में ही टकराहट थी, हम तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तुम हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीद रहे। और ये क्यों हो रहा था? यूएस के कहने पर हो रहा था। अब जब मार्क कार्ने गए हैं तो डील ये हुई है कि हम तुम्हारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर ये जो 100% टैरिफ है इसको हटा रहे हैं, इसको कम करके 6% पर लेकर के आ रहे हैं। अब हम आपके लिए बाजार खोल रहे हैं, खूब बेचिए। 49,000 लगभग 50,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल आकर के अब कनाडा में बिकेंगे और धीरे धीरे अगले 3-4 साल में इन्हें बढ़ा करके 70,000 कर दिया जाएगा, फिर 1 लाख कर दिया जाएगा। यूएस देखता रह गया। बदले में चाइना ने कहा ठीक है, हम भी एक काम करते हैं, तुम्हारे यहां से विशेष प्रकार का बीज आता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये कैनोला बीज आता है। इस बीज को हम अपने यहां अब आने देंगे, अपने यहां का मार्केट देंगे। इस बीज पर हम पहले 85% तक टैरिफ लगाते थे, जो अब घटा करके हम 15% पर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से चाइना ने यूएस को भी संकेत दे दिया कि देखो यूएस, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा सबसे बड़ा एलाई जो तुम्हारे कहने पर उठता है, तुम्हारे कहने पर सोता है, हमने उसे तोड़ लिया और अपने पाले में गिरा लिया। क्या कर लिया यूएस तुमने? अब याद कीजिए मेरा पिछला वीडियो में मैंने आपसे यह कहा था कि यूएस धमकी दे रहा है ग्रीनलैंड को कि हम तुमको मिला लेंगे अपने में, फिर कहेगा कनाडा से कि हम तुमको मिला लेंगे, फिर मैक्सिको से कहेगा। तो मैंने कहा था ये मिला लेंगे कह तो रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कोई भी देश अपनी सॉवरेनिटी के साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। विद द टाइम ये होगा, मिलेगा तो कोई नहीं, लेकिन यूएसए अपने इर्द गिर्द इतने ज्यादा दुश्मन पाल लेगा कि उन्हीं में उलझा रहेगा, और इसलिए अपना जो फैलाव है, विस्तार है दुनिया से, वो सिकोड़ रहा है और धीरे धीरे अपने अड़ोसी पड़ोसियों में ही उलझता जा रहा है, जिसकी शुरुआत आपने देख ली कनाडा से। अब कनाडा जिस तरह से चीन के नजदीक जाएगा, आपको क्या लगता है यूएस के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब एक तकरार यहां स्टार्ट हो जाएगी। एक तकरार यहां स्टार्ट हो ही गई है। यूरोपीय देश के कई सारी सेना यहां पहुंच गई हैं। एक तकरार यहां वेनेजुएला में ले ही ली है इसने मूल। क्यूबा को जिस हिसाब से क्यूबा से तो खैर शुरुआत से ही थी, यहां पर है ही। मैक्सिको के साथ भी, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि देखो ये नहीं चलेगा तुम जो कह रहे हो, और कोलंबिया वाले ने भी कह दिया कि अगर ट्रंप में दम है तो मुझे उठा के दिखाए। और क्या चाहिए आपको? ये तो भी मौखिक काम चल रहा है। धीरे धीरे ये उस लेवल पे पहुंचेगा कि यूएस को अपनी फौज बड़े पैमाने पर यहां रखनी पड़ेगी। तो एक तो बात वो है। दूसरी बात ये है कि हम कह रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है। मल्टीपोलर का मतलब क्या है? पहले यह था कि यूएस महाशक्ति है, अपने इर्द गिर्द तो किसी को भटकने ही नहीं देगा और दूसरी जगहों पर भी अपने हिसाब से गोटियां सेट करेगा। मल्टीपोलर का मतलब ये होता है कि तुम्हें
जो चीज़ यूएस से अच्छी लग रही है यूएस से खरीदो, जो चीज़ चाइना से अच्छी लग रही है चाइना से खरीदो, जो चीज़ रशिया की अच्छी लग रही है वहाँ से खरीदो, इंडिया से जो खरीदना है वहाँ से खरीदो। तुम पर कोई दबाव नहीं है कि तुम्हें इसी से खरीदना है या इसके अंदर ही रहना है। इसे कहते हैं मल्टीपोलरिटी। और वास्तविकता जो ग्लोबलाइजेशन की है वो भी यही है। अमेरिका ने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर तानाशाही चलाई है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं, उठ करके जिस मोबाइल का अलार्म बंद करते हैं वो मोबाइल मेड इन यूएस होता है। उसके बाद जाकर के आप पेस्ट करते हैं, वो कई बार मेड इन इंडिया होता है, कई बार कहीं बाहर का भी होता है। उसके बाद जिस साबुन का प्रयोग कर रहे होते हैं वो हो सकता है मेड इन यूरोप हो। उसके बाद जब आकर के आप शर्ट पहनते हैं तो वो हो सकता है मेड इन इंग्लैंड हो। उसके बाद जिस गाड़ी में आप बैठते हैं वो हो सकता है मेड इन जर्मनी हो। उसके बाद जिस कंपनी में जाकर के आप काम करते हैं वो हो सकता है कंपनी यूएस की हो, कंपनी किसी और देश की भी हो सकती है। और उसके बाद जो तनख्वाह आप प्राप्त करते हैं वो इंडियन करेंसी हो। और उसके बाद जो आप खाना खरीद के खाते हैं वो इंडिया में उगाया गया मेड इन इंडिया है। इस तरह से सुबह जगने से लेकर के रात सोने तक आप हर जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुनिया के अलग अलग कोने की है। इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वो नहीं होता कि सुबह शाम तक आप एक ही देश के या तो अपने देश का हो तो बहुत अच्छा है। अब ऐसा नहीं हो सकता आप कनाडा में रह रहे हो सारी चीज़ें यूएस की यूज़ कर रहे हैं, ये तो गुलामी है ना। तो यूएस ये कर रहा था अभी तक। भारत इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छे से दुनिया को समझाता आया है, दुनिया समझ नहीं पाई है। आप गौर कीजिए, हम ना कभी यूएस के पाले में रहे, ना रशिया के पाले में रहे, ना चाइना, ना किसी। हमने सबके साथ बैलेंस बना के चला, कभी किसी तरह से तो कभी किसी तरह से। आज भी देख लीजिए, हम ये कहते हैं कि हमें जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा वहाँ से लेंगे, अभी रशिया से मिल रहा है वहाँ से ले रहे हैं। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल, भारत से अच्छा एग्जाम्पल मल्टीपोलैरिटी का, ग्लोबलाइजेशन का कोई नहीं सेट कर सकता। अब ये देश धीरे धीरे भारत को देख करके या अपने तरीके से भी इस तरह से ग्लोबलाइजेशन और मल्टीपोलैरिटी की ओर बढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा था विश्व मल्टीपोलर बन रहा है और यही तो यूएस की कमजोर होने की निशानी है। और कैसे कमजोर होगा यूएस, मतलब आग लग जाएगी तब होगा। और कमजोर की बात करिए, मैंने ये नहीं कहा कि यूएस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कमजोर का मतलब ये है कि हाँ थोड़ा अब वो वाली बात नहीं रहेगी। तो एक नारियल तो फूटा, ठीक है। अब आते हैं अगली उस पर कि खबर आ रही है कि साहब पुतिन साहब ईरान में इंटरफेयर कर सकते हैं, ईरान को बचाने आ सकते हैं और ईरान का यूएस कुछ नहीं कर पाएगा। ये उड़ गई है खबर मार्केट में, लेकिन ये सब एक बेकार की बात है, कुछ नहीं है। मैंने इसको चर्चा में इसलिए रखा ताकि कुछ लोग कंफ्यूज ना हो कि अब रशिया ईरान को बचाने आ रहा है। बिल्कुल नहीं आएगा। ईरान में तख्ता पलट होना है, थोड़ा देर से होगा लेकिन होगा। मैंने तो शुरुआत में बोल दिया था कि अभी लग रहा है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट मुझे लगता है कि होते होते 6 महीने 8 महीने लग सकते हैं। पर यूएस से कुछ भी कर सकता है, ट्रम्प चचा है, हो सकता है बम गिरा दे तो क्या कर लोगे आप। बट तख्ता पलट होगा आज नहीं तो कल। अभी हुआ ये है कि पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से फ़ोन पे बात कर ली है और इजराइल के लीडर से भी बात कर ली है और समझाया है कि देखो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, शांति रखो, ये ऐसे कुछ नहीं होता है प्रोटेस्ट करने से, और मारो मत प्रोटेस्टर्स को, ये बात भी कही है। और ये कहा है कि देखिए बड़ी अच्छी वाशिंगटन, हाँ ये इन्होंने कहा है कि डी एस्केलेट करिए यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन्स हैं, यानी कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच में जो टेंशन्स हैं उनको थोड़ा कम करिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें करिए। अभी ये नहीं कहा कि मैं फौज लेके आ रहा हूँ। अच्छा, पुतिन हो सकता है अभी एक आध और ऐसी खबरें आएँ जिससे लगे कि हाँ रशिया बीच में आ रहा है, अब युद्ध नहीं होगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो होना है ना ईरान में, जो होगा वो झटके में होगा। झटके में इसलिए होगा क्योंकि ईरान में अगर लंबी टेंशन्स खिंची तो तेल के दाम बढ़ जाएंगे, उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो जाएगी। तो दुनिया के कई देशों का भी हो सकता है रशिया से ये कहना रहा होगा कि रशिया थोड़ा इंटरफेरेंस यहाँ पर अपना दिखाओ, जिससे दुनिया को ये पता चल जाए कि हाँ ईरान में अभी कोई तख्ता पलट नहीं होना और तेल के प्राइसेस थोड़े ठीक हो जाएं। तो ईरान में जितनी ज़्यादा शांति रहेगी उतने तेल के प्राइसेस स्थिर रहेंगे। तो तेल के प्राइसेस जो बढ़ने वाले हैं या धीरे धीरे जो बढ़ रहे थे उनको रोकने के लिए, उनमें स्थिरता दिखाने के लिए, मार्केट को रोके रखने के लिए, जहां यूएस एक तरफा गुंडागर्दियां दिखा रहा था, रशिया ने एक फ़ोन कॉल करके उसे थोड़ा बैलेंस दिखाने की कोशिश करी है। बट होना तख्ता पलट है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ड्रामा है।
ऑयल प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। बाकी इजराइल ने भी यूएस को अभी बोला है, खबरें छपी हैं अखबार में, मुझे हिसाब से बता रहा हूँ कि इजराइल ने भी यूएस से कहा है कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू इन्वेड ईरान और टू बॉम्ब ईरान और टू डू वट एवर यूएसए वांट्स। अभी वो टाइम नहीं है कि यूएसए आकर के डायरेक्ट इंटरफेरेंस करे। यूएस को इजराइल बता देगा कि कब आपको दखल देना है, तब यूएस दखल देगा। समझ रहे हैं आप? तो ये एक अच्छा, मैं रफ़ाइल पर एक बात करना चाह रहा था, पर उससे पहले एक बात आपको मैं बता दूं। देखिए, कल दिल्ली में मैं भारत मंडपम में मिलूंगा आपको दोपहर के 12:30 बजे। एक बुक फेयर है, उस बुक फेयर में कई सारी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, कई स्टॉल्स मिलेंगी, जिसमें स्टॉल नंबर U16 जो कि हॉल नंबर 6 में है, वहाँ पर हम आपको मिलेंगे। क्योंकि हमारी भी एक किताब है जो आपको बताया था मैंने, छपी है, जिसमें पिछले साल के पूरे करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स विद डिटेल्स सारा कुछ इसमें दिया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वनडे की, यहाँ तक कि PCS और UPSC की भी, तो आपको पूरी तरह से इस किताब में मदद मिलती है। हमने पूरी रिसर्च के साथ इसे तैयार किया था। इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन पर जा कर के सर्च कर सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की है। चाहें तो दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जा कर के भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगी। किताब खरीदना चाहते हैं तो किताब खरीद लीजिए। हमसे मिलना चाहते हैं तो कल आकर के भारत मंडपम नई दिल्ली में हमसे आप मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक जानकारी दे दी है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। रफाइल पर आते हैं। भारत और फ्रांस के बीच में भी एक डील होती दिख रही है। आज हमारी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, उसने 114 रफाइल जेट खरीदने की डील पर मोहर लगा दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब खरीदने चल देंगे। इसके बाद ये मामला जाएगा अब हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास, जिसको हेड करेंगे राजनाथ सिंह जी। अगर इन्होंने भी मोहर लगा दी तो फिर ये जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर, जिसके बाद फाइनल अप्रूवल हो जाएगा। और फिर जब मैक्रों से मुलाकात होगी हमारे मोदी जी की, तब दोनों घोषणा कर देंगे कि हाँ, डील हो चुकी है, अब हम 114 रफाइल्स खरीदने जा रहे हैं। ये लगभग 3 लाख करोड़ की डील होगी। अगर डील होती है तो हो ही जाएगी। अब जहाँ तक है, हमने कुछ शर्तें रखी थी जिस पर फ्रांस मान गया है। अभी हम पर 36 रफाइल हैं, 114 रफाइल हो जाएंगे और इन्हें आते आते 2029, 2030, 2031 ये 2-3 साल में धीरे धीरे लॉट्स में ये आएंगे। हमारे पास ज़रूरत है इतने रफाइल होने की, तो वो हम पूरी कर लेंगे। लेकिन हमने शर्त ये रखी थी कि देखिए फ्रांस, हमको आपका रफाइल पसंद है, इसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप इंडिया में आकर के बनाएंगे। पहले भी इंडिया में आकर के इसके कुछ पार्ट्स बन रहे थे। अब हमने कहा कि ज़्यादातर हम चाहते हैं कि हिस्सा इंडिया में बने। फिर हमने कहा टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करिए, उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे। हमने कहा इंजन की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करिए धीरे धीरे, उन्होंने कहा धीरे धीरे पड़ाव पे हम वो भी कर देंगे, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि अंत में जब रफाइल बनेगा तो हम ये चाहते हैं कि उसमें 60 से 70% जो कंपोनेंट हैं वो मेड इन इंडिया होने चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है वो भी हो जाएंगे। हमने फ्रांस से ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि भविष्य में भविष्य में आपके द्वारा बनाए गए रफाइल को इंडिया और फ्रांस मिलकर के ठीक उस तरह से बेचना चाहते हैं जैसे हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं। ब्रह्मोस रशिया और इंडिया मिलकर के बनाते हैं और बेचते हैं, ऐसे हम चाहते हैं कि रफाइल भी हम बेचें। तो वो इस बात पे भी रेडी हो गए हैं। अब इस डील को अगर ये हो जाती है, जहां तक कि हो ही जाएगी ये, इस डील के बाद सबसे बड़ा संदेश जाएगा यूएस के पास। यूएस F-35 बेचने में लगा हुआ है। हम ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, हम ना आपको इंजन बनाना सिखाएंगे, हम ना टाइम पर देंगे, बिना मतलब का पिच किए जा रहा है। वो F-35 जो हमारे केरल में 1 महीने तक खड़ा रहा था, उसको ले जा भी नहीं पाए थे ये लोग। तो हमने यूएस को संदेश दिया है कि भैया यूएस देख लो, हमको जो ज़रूरत होगी, जहां बेस्ट मिलेगा और जो हमारे मेड इन इंडिया में सपोर्ट करेगा, हम उसके साथ आगे हैं। फ्रांस को पैसा मिलेगा, हम उसे देंगे। आगे जाके रफाइल अगर अन्य कंट्रीज़ खरीदेंगे हमसे तो ठीक है, फ्रांस का भी फ़ायदा है उसमें, जैसे ब्रह्मोस बेच करके रशिया का भी फ़ायदा हो रहा है। तो भारत ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। एक चीज़ पर ध्यान और दीजिए, अमेरिका ने झटके में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके पूरी दुनिया में एक दहशत सी मचा दी थी और सबको ही लगने लगा था कि अब हम उठे क्या हम उठे। हमको भी एक थॉट ऐसा आया था कि कल को हो सकता है मोदी जी को उठा के ले जाए। लेकिन विद द टाइम ईरान ने जिस तरह का रेजिस्टेंस दिखाया है, यूएस अभी तक कुछ कर नहीं पाया ईरान में इतनी जल्दी। वो ये बताता है कि ईरान, जिसकी करेंसी बर्बाद हो चुकी है, महंगाई
तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, लोग सड़कों में, सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी यूएस कुछ नहीं कर पा रहा ईरान का, और हम तो ईरान से और मजबूत हैं। तो कहने का तात्पर्य है यूएस ने एक डराने के लिए, एक दुनिया में एक शॉकवेव देने के लिए ये वेनेजुला में कांड किया था कि एक बार वेनेजुला में कर दूंगा तो दहशत में फिर ग्रीनलैंड, कनाडा, एक आध दो चीज़ें और ले लूंगा और फिर बाकियों से डील कर लूंगा और ईरान में तख्ता पलट कर दूंगा। बट इतना आसान है नहीं। तो जियोपॉलिटिक्स के जितने भी विद्यार्थी हैं, हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि ये जियोपॉलिटिक्स में कई बार ब्लफ दिया जाता है, ब्लफ। तो ये वेनेजुला में जो हुआ था ये ब्लफ था। रशिया जो बात कर रहा है ईरान से, ये ब्लफ है। ब्लफ मतलब एक झूठी दिलासा, जो होना नहीं है वो चीज़ दिखा देना, है ना जी। तो ये सब होता रहता है। बहरहाल ये सारी आज की अपडेट है। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा, और मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग इस किताब को लेंगे, इसमें सारे फैक्ट हैं, पूरे साल का करंट अफेयर है, आपको बहुत काम आएगी। इसका एक लिंक चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और कल जो मिलना चाहते हैं वो भारत मंडपम में आ जाएं, प्रगति मैदान, मुलाकात करेंगे। भारत मंडपम भी देखना, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। मिलते हैं, नमस्कार।